तो यहाँ तक हमने कर लिया था, अब आगे करते हैं। यहाँ पे दे रखा है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस। टोटल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी पूछिए। हमें पता था टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव, अगर ये प्लस में होती है नेगेटिव में होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है 2 काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके दुगनी, और ये नेगेटिव में होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव में होती है। ये दोनों नेगेटिव होती हैं, पोटेंशियल टोटल और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और काइनेटिक प्लस में होती है। तो ये यहीं से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा हुआ है, ये भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम। देखिए यहाँ पे आयोनाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बोर्स मॉडल था ना वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये +3 कर दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसीलिए इस पर एप्लीकेबल है ये मॉडल, ठीक है। तो इन्होंने पूछा सेम रेडियस है उसका एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम का और बेरिलियम एटम का रेडियस सेम कर देंगे, ठीक है। कौन से ऑर्बिट में होगा वो बताना है। तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस लिखेंगे n²/z, ठीक है। और मतलब r0 ऐसे करके n²/z ये। तो यहाँ पे हमें बस n बताना है, तो r0 से r0 कट जाएगा, इनकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, z की भी 1 हो जाएगी, तो इस तरफ पूरा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 = n², और n की वैल्यू 2 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर पॉज करके आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्रॉम्पटन इफेक्ट में क्या था कि एक फोटोन आता था, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता था और फिर दूसरी तरफ निकल जाता था खुद कुछ मोमेंटम लेके, ठीक है। तो वो यही प्रूव करता है कि फोटोन हैव मोमेंटम, एक्सरे कैन इजीली पेनिट्रेट मैटर, इनसे कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। वो ये प्रूव करता है क्रॉम्पटन इफेक्ट जो ऊपर पढ़ाया था। एक था क्रॉम्पटन इफेक्ट, एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा क्या था पता नहीं, कुछ तो था, हाँ वो वाला देख लेना। पेयर प्रोडक्शन था, पेयर प्रोडक्शन, तीसरा पेयर प्रोडक्शन था। यहाँ पे करेक्ट रिलेशन पूछा है, पहले हमें क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा है और क्या बताना है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन डीप ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। मैंने बताया था कि अगर एक फर्स्ट बोर ऑर्बिट में तो उसका 2πr होगा, अगर दूसरे में है तो 2λ = मतलब जितने ऑर्बिट में होगा उतने n की वैल्यू। सेकेंड ऑर्बिट में ऐसे हो जाएगा, थर्ड में यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू है। तो देख यहाँ पे कुछ ऑप्शन में देख इन्होंने r दे रखा है, ठीक है। तो हम लैम्डा में बेसिकली बस क्या करेंगे, n को इधर लेके चले जाएंगे और इधर आंसर आ जाएगा। बट व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में r ना दे रखा होता, देन तो हमें देखना होता क्या r n पे डिपेंड करता है। हमें ऐसा रिलेशन देखना होता है जहाँ पे r n पे डिपेंड करता है। r n पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। r = r0 n² पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, r0 कांस्टेंट होता है, z भी कांस्टेंट होता है किसी उसके लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख देते r = r0, तो यहाँ पे लिखते हम वो n²। तो देख r हट जाता फिर n² आ जाता और यहाँ से ये कटता, तो ये रिलेशन आता 2πn। डुअल नेचर में ऐसा सेम सवाल आया था, उसमें ये था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखना है वो किसके उसमें पूछ रहा है। अगर कुछ यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है तो हम r को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो सिंपल सा ऐसे ही करना था। उसके बाद एक यहाँ पे आता है हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। पर ये फॉर्मूला तभी होता है जब ग्राउंड स्टेट से उठाए, एक स्टेट ग्राउंड हो। एक केमिस्ट्री में भी सीखना पड़ेगा, दोनों जगह सेम कंसेप्ट होते हैं। तो मैं चाहता हूँ तो एक ही मतलब अभी याद कर ले। ये होता है n2 - n1 n2 - n1 + 1, इतना सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऐसे /2, ठीक है। n2 होता है फाइनल, मतलब ठीक है, वो इनिशियल जिससे आया, और n1 जिसमें आया, ठीक है। अगर कोई ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, किसी का ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वहाँ पे n1 1 हो जाएगा। तो अब इसी फॉर्मूले में अगर हम n1 को 1 रखें, इसे 1 रखें और इस वाले को भी 1 रखें, तो देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा -1 और यहाँ पे +1, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है, ये वाली टर्म इधर जाती है n2 - 1, ये वाला n1 का 1 इधर, ठीक है, n2 - 1, और यहाँ पे बस n2 बच जाता है और ये n2 बाहर आ गया, इधर लिख लेता हूँ इस साइड, ठीक है। जब इसको और नीचे 2 रह जाता है, तो ये वही फॉर्मूला है n1 - 2, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला देख बन गया, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसे, एक बार अपने शॉर्ट नोट्स में लिख ले, n2 - n1 n2 -
n1, दोनों में से माइनस n1 है +1, बस दोनों में ये लिखना है और +1 और ऐसे करके याद कर ले। और इजी वाला करना है तो ये वाला कर ले, पर ये वाला यूज़ होता है अगर दे दिया उसने कि 5th स्टेट से 3rd में आ गया, ग्राउंड में ना आया, ठीक है, तो क्या तो ये वाला लगेगा। उसके बाद ये ठीक है, इन्होंने पूछा था प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, टेंजेंशियल स्पीड, नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है हमारी v इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हमें क्या करना है, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में इनका रिलेशन बताना है। किसके टर्म्स में पूछा है, n के टर्म में पूछा है। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t होता है। t का हमने पढ़ा था t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ होता है, तो ओमेगा जो है 1/t के प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा यहाँ से 1/n³ के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। इनका प्रोडक्ट बताना है हमें, और जो वेलोसिटी होता है वो होता है z/n, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया n/3, ये n आ गया, तो इनका रिलेशन ऐसे आ गया नॉर्मल सा, ठीक है, इजीली हो गया। अब यहाँ पे ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देख, पहले तो एंगुलर मोमेंटम दो तरीके से लिख सकते हैं, L = mvr, ठीक है, और ये तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं mvr = ये एंगुलर मोमेंटम बोर ऑर्बिट वाला। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे नीट में 25 में सवाल भी आया था। ये रिलेशन तो मतलब पता ही चल जाता अभी आगे आके, तो ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्होंने पूछा है एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन r, हमें ये बता दो एंगुलर मोमेंटम r पे कैसे डिपेंड करता है। देख, अगर वो सीधा हमसे पूछता कि एंगुलर मोमेंटम n पे कैसे डिपेंड करता है, ये बता दो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखते, ठीक है। और यहाँ पे देख, ये कांस्टेंट है, ये तो n पे कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, पाई भी डिपेंड नहीं करता, 2 भी नहीं करता, तो इतनी टर्म कांस्टेंट है। अगर ये हमसे पूछता n पे मोमेंटम कैसे डिपेंड करता है, तो हम सीधा बता देते इजीली, ठीक है। बट अब यहाँ पे इसने पूछ लिया r पे कैसे डिपेंड करता है, तो इस फॉर्मूले में तो r आ नहीं रहा एंगुलर मोमेंटम के, तो ये फॉर्मूला हमारे किसी काम का ही नहीं है। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे L = mvr। तो देख, मास तो डिपेंड नहीं करता रेडियस पे, ठीक है, ना वेलोसिटी पे करता है यहाँ पे, बट जो तुझे पता है वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता है क्या आता है, z/n करके, और ये r भी n पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ऐसे कुछ लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, L = mvr, तो मास कांस्टेंट हो जाएगा, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rv आ जाएगा। हमें r के टर्म्स में पूछा हुआ है, तो हमें ये v का कुछ करना पड़ेगा, हमें ना v हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम ना यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाते हैं जो स्टार्टिंग से ही था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो लगती है mv²/r, ठीक है। वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है k q1 q2/r² होती है। तो देख, अब यहाँ पे जो q है, ये q है, ये दोनों ये कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं mv² जो फोर्स आई = k भी कांस्टेंट है, q1 q2 को कांस्टेंट ले लिया r²। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, r से r काट देंगे, ठीक है, और m भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, v² था, v²/r, तो v मिल जाएगा 1/√r, ठीक है। तो यहाँ से ना हमें कांस्टेंट ले जाके हमें ये रिलेशन निकालना था। अब जब हमारा यहाँ पे ये वाला हमने इस फॉर्मूले से इतना निकाल लिया था, बस अब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट रख देंगे और मोमेंटम ऐसे करके आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेसिकली ना, देख पहले तो देख 2-3 चीज़ें मेन ये जो दो तीन फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, इनसे ही ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं फंसने वाले। देख, पहले तो एक मोमेंटम को हम mvr लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है, मोमेंटम है, ठीक है। अब क्या पूछा है उसके हिसाब से लगेगा। और दूसरा होता है mv²/r = k q1 q2/r², सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एटम में यही हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसको करने में मैं देख रहा था लेक्चर में, सर से एक बार में नहीं हुआ, 5 मिनट लिए सर ने, फिर 5 मिनट का ब्रेक सा लिया कुछ, फिर उसके बाद कराया ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देख, नॉर्मली इन्होंने क्या पूछा है, इन अ बोर्स एटॉमिक मॉडल इट इज़ अज्यूम दैट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है वो वेरीज कर रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, ऐसे r⁴। देख, नॉर्मली क्या होता है बोर एटॉमिक मॉडल में, हमने भी देखा है, जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन इधर घूमते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है k q1 q2/r², तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल। देख, अगर नॉर्मली फोर्स इस पर डिपेंड कर रही होती, इस वाले रिलेशन पे, तो क्या आता, यहाँ से हम लिख सकते थे, एक सेकेंड, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो यहाँ से हम 1/2, ठीक है,
हमें एनर्जी बतानी थी, तो एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लिख लेते हैं सबसे अच्छा रिलेशन, 1/2 mv²। तो हम क्या करते हैं, मास कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम सीधा बता देते v को क्या लिख सकते हैं, z/n, तो हम लिख देते हैं z²/n², तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² आ जाता, ठीक है, मतलब n आ जाता। एनर्जी पूछा ना, तो एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल आ जाती। बट हम यहाँ पे देख, यहाँ पे कोई भी नहीं दे रखा ऑप्शन में, वो ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने ये माना है कि तुम जो फोर्स है उसे 1/r के प्रोपोर्शनल मान के चलो, r⁴। तो इसमें हमें ड्राइव करना पड़ेगा। देख ऊपर जो मैंने सेम सिखाया था, mv²/r = k Q1 Q2, ये कांस्टेंट हो जाता है तो इसे हटाते नहीं है, लिखते नहीं है मतलब, ठीक है, डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हमें r के प्रोपोर्शनल बता दे। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम कराना हमने, ये सेम नीचे वाले क्वेश्चन में करना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r से ये कटेगा, ये r⁴ आ जाएगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर r³ के पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, r³ वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो अब ये क्यूब नीचे चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, या फिर एक काम कर, इसे 3 से डिवाइड कर दे तो इसकी पावर भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ऐसा करके, और 1 की पावर 1/3 करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो r का रिलेशन ये आ गया। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करें क्या। तो ये तो हमने कर लिया, चल इतना तो कर लेगी तू, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तू देख, क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी, ठीक है। तो सपोज एनर्जी का तूने सोच लिया कि 1/2 mv² वाले फॉर्मूले से मैं एनर्जी निकाल लूँगी, पर उसके लिए मुझे v का पता करना है, ठीक है। अगर तू यहाँ पे v या r की वैल्यू रखने की सोचे और आंसर देखे, तो आंसर में हमसे इनका रिलेशन n में पूछा है। देख, अगर यहीं पे रिलेशन पूछता कि हमें बता दो एनर्जी r पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो देख हम क्या करते हैं, नॉर्मली समझ, पूछता एनर्जी r पे कैसे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे लिखती 1/2 mv², ठीक है। अब तू ये देखती v r पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर ऑप्शन में r पे पूछता तो तू देख लेती v r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से रिलेशन आ जाता v² जो है r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से सीधा आंसर आ जाता कि जो हमारी एनर्जी है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। बट इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा नहीं करा, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या करा, हमसे पूछा है n के टर्म्स में, ठीक है। तो अब तुझे क्या करना पड़ेगा ना, v का ना n के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख, 2 ही फॉर्मूले मैंने बताए थे जो लगेंगे। अब फिर हम इस दूसरे वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, mvr, देख उस वाले फॉर्मूले में हमें इस वाले से निकालना था, यहाँ पे निकालना था, इस वाले से हम फंसे, फिर इस वाले में आके सॉल्यूशन मिला। इस वाले में हम इस वाले से शुरू हुए और यहाँ पे आके फंसे, तो अब हम इस वाले में रिलेशन ढूंढेंगे v, और हम किसका रिलेशन ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे v और n का रिलेशन कुछ ढूंढ रहे हैं जिससे हम पुट कर सकें आंसर में यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो देख, अब यहाँ पे देखते हैं mvr = ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, बढ़िया, m भी कांस्टेंट है। तो हमें v और r का प्रोडक्ट जो है, v और r का प्रोडक्ट इसके n के वो डिपेंडेंसी पे मिल गया। अब देख, हमें पता है, हमने वहाँ पे देख, हमें जो है 1/2 mv करके निकालना है, तो हमें v की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, r को जो है v के टर्म्स में ऐसे पुट कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा, देख ये रिलेशन आ गया इतना। इसके बाद तुझे ना इस वाली इक्वेशन पे आके सोचना है क्या करना है। अब यहाँ पे आ गए तो देख, हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी डिपेंड करती है 1/2 mv² पे, ठीक है। अब जो v है उसका रिलेशन देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो r था, यहाँ से जो आया था r की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी v की 2/3, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, तो 1 - 2/3 ये आ जाएगा। तो v जो है ये n³ पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, और हम इसे डिवाइड करेंगे, अगर मान लें हम इसका क्यूब करें, इधर भी क्यूब हो जाएगा। तो v जो है n के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, समझी, जो v है n के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/6 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। देख, तूने पहली बार समझाया क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा लेंथी, बट कुछ नहीं है। 2 रिलेशन है, एक रिलेशन ये है पूरे में, ठीक है, दूसरा रिलेशन ये है, बस इसमें यहाँ पे r² होता है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था इस वजह से। ये 2 रिलेशन याद रख, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे 25 में आया था, तो ये बहुत हार्ड माने जाते हैं, और ये हो जाएगा। अगर तू 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेगी और ऐसे 1-2 क्वेश्चन कर लेगी तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले पे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ। तो ये ना एक बार कर लेना, 1-2 बार अच्छे से हो जाएगा बस, ठीक है। ये 2 ही फॉर्मूले हैं जिन पे पूरा डिपेंड कर रहा है। उसके बाद ये, ठीक है, इनके रेशो वेशो देख, मैं स्पून फीडिंग करता रहूँगा तो उससे वहाँ पे कुछ होगा नहीं। ये क्वेश्चन खुद से कर, इनके ना सॉल्यूशन गूगल वगैरह पे देखिए तो ईजी है, ये भी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ये भी है, आसानी से कर लेगी। इधर से N2 से N2 आया था इमिटेड एक्स ये, ठीक है। देख जो बाल्मर होता है वो N2 से होता है, बाल्मर, ठीक है। N2 बाल्मर की फर्स्ट लाइन कहाँ से होगी? N3 से। बाल्मर की सेकंड लाइन कहाँ होगी? N4 से, ठीक है। तो सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब देख ये वाला भी तो आसानी से कर लेगी, ठीक है। तो मतलब ये 15 एक क्वेश्चन है, खुद से कर, ठीक है, ये भी हो जाएगा आराम से। तो ये ना सारे क्वेश्चन खुद से कर, और एक दो में ऐसे छोड़ दूँगा, मान ले तेरे से ना हो तो उनमें दिमाग लगा, 2-3 मिनट टाइम दे, ठीक है, थोड़ा, और उसके बाद गूगल पे उनका सोल्यूशन देख ले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तुझे खुद से करने हैं, 10 बार होंगे नीट के पीवाई को, ये भी कर लेना, आसान है, सारे हो जाएंगे। वेव नंबर जो होता है, एंगुलर नंबर के को बोलते हैं, वेव नंबर होता है 1/λ, 1/λ को वेव नंबर बोलते हैं, बताया था शायद मैंने, हाँ, ठीक है। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं शायद से, हाँ। तो ये भी आसानी से हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन तो कर सकती है। बाकी ड्रॉबैक देखते हैं बोर मॉडल के। तो इसमें क्या था? दिस मॉडल कुडंट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसमें आगे लिमिटेशन आ गई थी कि एक लाइन जो थी उसमें से 4-4 लाइन निकलने लगी थी, तो वो ये बता नहीं पाया था। और जो ये ना स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे टूट जाती थी, ठीक, मतलब इन एक लाइन के अंदर 4 लाइन और दिखने लगती थी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और ये बस सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड था, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिथियम लिखते हैं, इसके लिए वैलिड नहीं था, बट लिथियम 2+ के लिए वैलिड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्कुलर ऑर्बिट। इसने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बट रियलिटी में जो ऑर्बिट होते हैं वो नहीं बोला जाएगा, इलेप्टिकल जो भी होता है वो ऐसे शेप के होते हैं, गोल नहीं होते, थोड़े ऐसे होते हैं, ठीक है। और दिस मॉडल कुडंट बी एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी था, ये तो इतना कुछ वो नहीं है। दिस मॉडल कंसिडर पार्टिकल नेचर ओनली, पार्टिकल वेव नेचर को नहीं बता पाया था ये। तो उसके बाद ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रेस्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट जा रहा है, मतलब N1 से ऊपर जा रहा है N3 के पास, तो हमें इनका रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देख ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 13.6/z²/n², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में होती है, टोटल एनर्जी वगैरह ये जो होती है नेगेटिव में होती है, ठीक है। z²/n² ये नेगेटिव में होती हैं, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ी, सपोज पहले ऑर्बिट में 1 था, दूसरे ऑर्बिट में 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो देख काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे देख काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। सेम पोटेंशियल एनर्जी के केस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा, जैसे ये है -13.6z²/n², तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो जब मान लें n की वैल्यू 1 थी तो ये ऐसे आ जाएगा, अब n की वैल्यू हो गई 2, तो ये 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में क्या आता था 1 पॉइंट कुछ, इसे काट के कुछ तो आता था, जो भी आता था, मतलब कुछ कम आएगा, ये मान ले 3 के आसपास आ गया, जो भी आया भूल गया मैं अब। तो देख माइनस में 13 जो होता है बड़ा वो कम होता है, और माइनस में 3 ज़्यादा होता है, मतलब ये क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, मतलब पहले 13 रुपये का उधार था, ठीक है, और बस 3 रुपये का उधार बचा, मतलब मैं प्रॉफिट में आया, मेरा उधार कम हो गया, ठीक है। एनर्जी देख यहाँ पे एनर्जी -13 थी, मतलब कम थी एनर्जी, बट यहाँ पे -3 होगी, मतलब एनर्जी बढ़ी। सपोज अब मैं इसको यहाँ पे ऑर्बिट को मैं रख लूँ 4, ठीक है, मैंने 4 रख लिया, और यहाँ पे 16 कर दूँ, तो यहाँ पे मेरी एनर्जी पॉजिटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस में है, तो जो है माइनस में बढ़ना, मतलब माइनस में कम होना मतलब बढ़ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, टोटल एनर्जी के साथ क्या होगा, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, तो वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यही था। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जीज ऑफ 3 एनर्जी लेवल L3, L2, L1 ऑफ हाइड्रोजन एटम आर ये रिस्पेक्टिवली। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज इमिटेड फॉर, इस वाली ट्रांजिशन के लिए एक ये फोटोन निकला है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ L2 से N3। देख ऐसे है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 3 एनर्जी लेवल दिए पहले हमें, एक ये दिया L3, दूसरा ये दिया L2, फिर दिया L4। ये तुझे क्वेश्चन ना खुद से समझ के ये पोर्ट्रे करना पड़ेगा, अपने माइंड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। तो देख अब क्या होगा, तो इन्होंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है जो आया कहाँ से, L3 से N1 आया, उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा है, L3 से N1 आया, उसकी जो वेवलेंथ आई लैम्डा आई, ठीक है।
फिर उन्होंने पूछा L2 से L1 आया, मतलब यहाँ से आया तो इसकी वेवलेंथ बता दो। तो कुछ नहीं करना, ठीक है। पहली इक्वेशन बनेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, E0 माइनस ये वाली एनर्जी, इसमें से ये वाली जो घटाएंगे उसी एनर्जी का जो है वो निकलेगा, वेवलेंथ, उसी वेवलेंथ का वो निकलेगा। तो इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसके बराबर का हमारा लैम्डा आया। तो यहाँ से इनको माइनस करा तो पहली इक्वेशन हमारी ये वाली बन जाएगी। फिर दूसरे में क्या होगा, बस हमें इस वाली एनर्जी में से ये घटाना है और उसका जो लैम्डा डैश आ जाएगा। तो इस वाली एनर्जी में से ये वाली घटाएंगे, इस वाली में से ये वाली घटाई और इसको लैम्डा डैश के बराबर रखा कि ये वाला जो आएगा, फिर यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे E0 आ रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन ये इधर सब्सटीट्यूट कर देना, 4/3 आ जाएगा। तो E0 की जगह ये रखेंगे तो यहाँ से लैम्डा डैश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये करना था। और एक इसका तरीका ये भी है, मतलब ये कभी कभी काम आता है, बट हाँ आ जाता है अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में ना आए, टाइम कम बचे तो देख ऐसे है, देख यहाँ से यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, लैम्डा कम होगा। यहाँ से यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है, तो जो लैम्डा डैश होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब समझी। देख इन वालों में एनर्जी कम है तो लैम्डा ज़्यादा होगा, इस वाले में एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा, ठीक है। तो अब देख जो हमारा लैम्डा डैश आएगा ना उसकी एनर्जी कम है तो लैम्डा डैश पहले लैम्डा से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर, ठीक है। अब तो यहाँ पे देख 36/16/31, मतलब ऐसे मान ले 15/30 लैम्डा लगभग 0.5 आ रहा है, आधा हो गया, कम तो होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब देख तू लैम्डा बराबर भी नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, एनर्जी कम हुई है, लैम्डा पक्का बढ़ेगा। इस वाले में भी देख ले 19/20, देख 20/20 भी होता तो भी 1 आता, लैम्डा इससे ज़्यादा ही आना था, पर ये 19 है मतलब कम होगा। बस एक ऑप्शन यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी कभी ये चीज़ें भी पेपर में काम आ जाती हैं, बट हमें वो पूरा कंसेप्ट पता है तो ऐसे भी निकल जाएगा। उसके बाद ये है 3 एनर्जी लेवल L1, L2, L3 ऑफ ए हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है। मतलब ये L1 दे रखा है इन्होंने, L2 दे रखा है, L3 दे रखा है। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ E मतलब L3 की एनर्जी ज़्यादा है, फिर E2 की है, फिर इसकी। इफ़ द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू अ ट्रांजिशन फ्रॉम L3 से L2, L3 से L2 E2, हाँ L2 आई, यहाँ पे आई एक वेवलेंथ, और फिर एक आई L2 से L1, फिर यहाँ पे आई R, और फिर एक आई यहाँ पे, मतलब फाइनल स्टेट में, ठीक है। आराम से क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार रुक के। तो इन्होंने बोला यहाँ से यहाँ जो आई इस वाली को इन्होंने दिया है λ3, इस वाली को इन्होंने दिया है λ2 और इस वाली को दिया है λ1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये इन लैम्डा का रिलेशन बता दो। तो देखिए यहाँ पे हमें कंसेप्ट पता है, ये डायग्राम तो आराम से बना लेगी, ठीक है। तो अब देख कंसेप्ट देख, इतनी जो एनर्जी डिफरेंस है वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से इतनी जो एनर्जी है वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो लिख ले λ1 की एनर्जी क्या होगी, λ1 की एनर्जी ये होगी hc/λ1। λ2 की एनर्जी क्या होगी, इस वाले की एनर्जी ये होगी, और इस वाले की एनर्जी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। hc से hc घट जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा ये इधर 1/λ इक्वल टू 1/λ3 प्लस 1/λ2, ये बच जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेगी, यहाँ पे बस ये पूरी टर्म कट के 1 आ जाएगी, ये भी कट के 1 आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। और ये एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लेके 1/λ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ पे सीधा पूछा है इसका, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ईजिली। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पे जो एटम है वो नीचे से ग्राउंड स्टेट से, देख अब तक हम क्या कर रहे थे, जो एटम था ना वो हमारा ग्राउंड स्टेट या कोई सी स्टेट में आ रहा था, ज़रूरी नहीं, जैसे N1, N2, N3, N4। तब तक क्या हो रहा था, कभी इन्फिनिटी से 2 में आ जाता था, इन्फिनिटी से 3 में आ जाता था, कभी 4 में आ जाता था। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, नीचे वाले एनर्जी लेवल से लेके ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि हमेशा ना N1 से ही जाएगा, ये N2 से नहीं होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सिर्फ N1 से होता है, हमेशा N1 से ही जाएगा ऊपर, N2 N3 वगैरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे यही होता है। और ये जाएगा भी कब, जैसे मान ले इन दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस 12 पॉइंट ये है, इतना है, इसको इतनी ही एनर्जी मिलेगी तब जाएगा, इससे कम एनर्जी मिलेगी तो नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं करेगा, सपोज इस वाले एटम को जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, इस वाले एटम को जाने के लिए एनर्जी चाहिए, मान ले यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिली
तो ये नहीं जाएगा। अगर 4.5 मिली तो नहीं जाएगा, 5 या 6 उससे ज़्यादा मिली तो चला जाएगा, मतलब कम में नहीं जाएगा। मतलब वो जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का गैप है ना, वो उतना ही मिलना चाहिए, उसके बाद जाएगा, वरना नहीं जाएगा। हाँ, तो ये था। उसके बाद यही है, तो इन्होंने बोला है दिस फिगर इंडिकेट द लेवल ऑफ डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड 6 स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, लाइन नंबर 5 यही मतलब ये बोला कि स्पेक्ट्रल लाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन विल, मतलब इन्होंने बोला है पहले ये जो नीचे था ये इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा था, तो उन्होंने बोला इनमें से कितनी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर सकती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करने के लिए वो लाइन का ना N1 में होना जरूरी है, मैंने बताया था ना N1 से ऊपर जाता है, तो N1 में उसका होना ज़रूरी है। तो N1 में कितनी आ रही हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में 1 2 3, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा, 1 2 3, मतलब ये लाइन का नंबर। ठीक है, उसके बाद ये एटम कॉलिजन होता है। देख मैंने आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा, बट मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ये आखिरी स्लाइड है, वाह। तो इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये कोलिजन का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एट ऑल द टाइम, मतलब इलास्टिक कोलिजन में बोलते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में? आंसर है नहीं। काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व होती है वो होती है बिफोर काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है वो होती है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, मतलब चिपक जाता है। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल इससे चिपक जाएगा। ये इधर था, रेस्ट में था, एक बार इसको आके टक्कर मारी, ये चिपक गया, इसको छोड़ेगा नहीं कभी भी, इसके साथ ही रहेगा, मतलब चिपक जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे कंजर्व रहती है ऊपर वाले में बिफोर एंड आफ्टर, ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं रहती, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही कंजर्व नहीं रहती, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे अल्फा पार्टिकल है, जाके यहाँ पे चिपकता है, ये सेम वाला फॉर्मूला इधर, तो यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है। तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे देगा इतनी है 10 पॉइंट, ठीक है 12 पॉइंट ये, ठीक है 09, या फिर इतनी है, ये इतनी टर्म्स दे देगा। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, मतलब ऐसा होगा, देख एटम आया, उसे इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आई थी ना ऊपर इतनी, कहाँ गई, हाँ ये रही ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इतनी एनर्जी उठाएगा और ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा यहाँ पे, और कभी भी वापस नहीं आएगा। एनर्जी उठाई और चला गया और वापस नहीं आया। ठीक है, यही है ना इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब इस पर चिपक गया और कभी अलग नहीं हुआ, वापस नहीं आया। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी उठाएगा और ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा, वहीं रहने लगेगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। बट अगर एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है, सपोज इसे एनर्जी तो मिल गई, कोलिजन हो गया, ये उठ के गया बट यहीं पे रह गया, तो अब इसे मजबूरन वापस आना पड़ेगा। ठीक है, और जो वापस आएगा उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, अलग अलग हो जाते हैं ना इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये यहीं पे था। तो अगर एनर्जी इन तीनों के इक्वल नहीं है तो कोलिजन जो होगा वो होगा इलास्टिक। ऐसे मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएगा, बट एक बार ये बस ये देख लेना कि ठीक है, मतलब मुझे आज तक तो आया नहीं, बट भाई कुछ नहीं पता लौड़े कब लग जाए हमारे, तो बस यही है, देख लेना एक स्लाइड, ये और क्या, बस हो गया, एटम पूरा हो गया। अब देखता हूँ कल न्यूक्लियर करा दूंगा और एटम पूरा हो गया, बस इतना ही था।